IMF की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन 5,300 अरब रुपए ये जनरल आसिम मुनीर के दौर में हुई। ये कोई और नहीं कह रहा, ये IMF कह रहा है। पाकिस्तान की तारीख में पिछले 60 सालों में सबसे कम तरीन बैरूनी सरमायाकारी 2022 से 2026 यानी जनरल आसिम मुनीर के दौर में हुई। पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा टैक्स 50,000 अरब रुपए पिछले 4 सालों में अवाम से लिया गया। कितना? 50,000 अरब अवाम से निचोड़ लिया गया। पाकिस्तानियों ने सबसे बड़ी तादाद में मुल्क पिछले 3 सालों में छोड़ा। पिछले 3 सालों में दहशतगर्दी ने 20 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले 3 सालों में सबसे बड़ी तादाद में तकरीबन 79 फॉरेन कंपनियों ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद कर दिया। पाकिस्तानी पासपोर्ट तारीख की बदतरीन रैंकिंग में सोमालिया से भी नीचे जा गिरा। लेकिन जनरल आसिम मुनीर की वजह से हमारी इज्जत बहुत बढ़ गई है, बहुत इज्जत, बेहद ज्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 16 मई 2026 की तारीख है और दिन है हफ्ते का। चंद अहम मसाइल आपके सामने रखने, आपसे गपशप करनी है। लेकिन इब्तिदाई में आपको बताया कि जनरल आसिम मुनीर के जो तकरीबन 4 साल हैं, क्योंकि जो स्याह सफेद के मालिक हैं वो जनरल आसिम मुनीर हैं। न इसमें कुछ शहबाज शरीफ का किया धरा है, न जरदारी का। हाँ, ये पार्टनर्स इन क्राइम हैं, यानी ये जुर्म में शरीक हैं। लेकिन जितनी भी पॉलिसियां थी वो सारी की सारी जनरल आसिम मुनीर ने जो है वो मुतारिफ कराई। और इन 3 साल में जो कुछ हुआ, यानी खाली 50,000 अरब रुपए वो पाकिस्तानियों की जेब से निकाल लिया गया। आज जिन मुद्दों पे हमने बात करनी है, आपको मशवरा देना है कि अगर आपने पाकिस्तान में डाका मारना है, अगर चोरी करनी है, तो हमेशा ज़हन में रखें बड़ा डाका मारना है, बड़ी चोरी करनी है। फिर अदालतें एयरपोर्ट पे जाके आपकी बायोमेट्रिक करेंगी और आपको 50 रुपए के स्टाम्प पे जो है वो जमानत मिल जाएगी और आप 4 साल के लिए मफरूर रहेंगे। आप वज़ीर आज़म के जहाज में फरार होंगे। इसाक डार शायद खाकान अब्बासी के जहाज में फरार हुए और जब आप 4 साल बाद वापस आएंगे तो आपको 77 करोड़ जो तनख्वाह है वो सेनेट की मिल जाएगी। ये इमरान खान कहते थे कि अगर डाका मारना है तो बड़ा मारना है। पाकिस्तानियों का पहला जुर्म यह है कि वो पाकिस्तान में पैदा हुए। दूसरा क्या जुर्म है, इस पे आज बहस करेंगे। इसके अलावा अभी तक जो मुल्क इल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा और बनाया, तो वो पाकिस्तान अभी वजूद में नहीं आया। इस पे बात करेंगे। और एक कॉल गर्ल है अनमोल उर्फ पिंकी, उस पे अब दबाव डाला जा रहा है कि वो किसी भी तरीके से वो बनी गाला का नाम ले, इमरान खान का नाम ले, इमरान खान के साथियों का नाम ले। वो कह रहे हैं कि 800 जो है कॉन्टेक्ट्स थे ये पिंकी के मोबाइल में, उसमें सियासतदान थे, उसमें अदीब थे, उसमें शायर थे, उसमें फनकार थे, फनकाराएं थी। लेकिन अगर उसमें कोई नहीं था तो कोई जर्नैल नहीं था, जर्नैल का कोई बेटा या बेटी नहीं थी। क्योंकि आपको पता है कि ये पुत्र हटाते नहीं विकदे और ये पाकिस्तान की सबसे पवित्र, पाकिस्तान की सबसे पाक मखलूक है। बल्कि अगर कहा जाए कि पाकिस्तान में अगर कोई अशरफुल मखलूकात हैं तो वही ये फौजी भाई हैं, जर्नैल भाई हैं। और उसको वो जो पहले कॉल गर्ल थी किसी दौर में, फिर वो कोकेन गर्ल बनी, फिर कोकेन क्वीन बनी, उसको किसने बनाया सारा आप जानते हैं। हर जुर्म के पीछे किसका हाथ है ये भी आप जानते हैं। बहरहाल अब उस पर दबाव डाला जा रहा है कि वो किसी तरीके से इमरान खान का नाम ले। चंद खबरें आपके सामने रखनी है, उसके बाद जो है हम अपने मेन मुद्दे पे आएंगे। सबसे पहली आज जो खबर आपके साथ शेयर करनी है, मदीना से बाहर आकर एक काफिला रुका
اور اس काफिले में एक बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था। उस वक्त दूसरे खलीफा राशिद उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो वो इत्तफाक़ी तौर पे मदीने से बाहर गश्त कर रहे थे। जब बच्चे की रोने की आवाज आई तो हजरत उमर जो है उधर चल पड़े। बच्चा बहुत शिद्दत से रो रहा था। हजरत उमर ने दूर से खड़े होकर खेमे की तरफ मुंह करके कहा कि इस बच्चे की माँ इसको दूध क्यों नहीं पिलाती। तो अंदर से निस्वानी आवाज आई कि खलीफा राशिद कहते हैं कि जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो जाएगा उसका वजीफा नहीं लगेगा, और जब तक वो दूध पीता है तो भी वजीफा नहीं लगेगा। मैं इसका दूध छुड़ा रही हूं, इसलिए ये मुसलसल रो रहा है। खलीफा राशिद पैरों तक कांप गए और अगले दिन सुबह जो पहला ऑर्डर हुआ वो ये हुआ कि जो ही बच्चा पैदा होगा उसको जो है उसका वजीफा लग जाएगा, वजीफा मुकर्रर हो जाएगा। इसको कॉपी कर रहे हैं यूरोपीय अक़वाम। अब ये मिसाल मैंने आपके सामने क्यों रखी, ये है जो है ना वो पंजाब, लेकिन ये पंजाब है इंडियन पंजाब। आपको पता है कि यहाँ पे 90% घरों का जो बिल है बिजली का वो सिफर आता है। 90%, 90%। इसको वेलफेयर स्टेट्स कहते हैं। इसकी पहली वजह यह है कि जो बिजली है, बिजली की तकसीम है वो सूबाई हुकूमतों के जिम्मे है, वो वफाक के पास नहीं है। वहाँ कैपेसिटी चार्जेस नहीं है, वहाँ सुलेमान शहबाज के IPPs नहीं है, फौजियों के IPPs नहीं है, जरदारी के IPPs नहीं है। 90% जो बिजली है उसका बिल वो सिफर आता है। पाकिस्तान में इस वक्त कुल मिला के जो फी यूनिट चल रहा है वो 84 रुपए फी यूनिट है। आप अंदाजा कर लें कितना फर्क है। और भारतीय पंजाब में जो ट्यूबवेल हैं जिम्मेदारों के वो तकरीबन फ्री हैं। इसलिए इंडिया जो है वो खुराक के मामले में आप जानते हैं कि 1 अरब से ज्यादा की आबादी है, लेकिन वहां पे चीजें न सिर्फ वाफिर मिकदार में मौजूद हैं बल्कि सस्ती भी हैं। ये खबर आपसे शेयर करनी थी। इसको वेलफेयर स्टेट कहते हैं क्योंकि जो स्टेट्समैन होते हैं ना, जो सियासतदान होते हैं, हुक्मरान होते हैं, उनका काम अवाम की फलाह होता है, अवाम की फिक्र करना होता है, अवाम को दबाना, अवाम से जीतना कि हम ज्यादा मशहूर हैं, हम ज्यादा पॉपुलर हैं, या अवाम को अपने नीचे लगाना, ये मकसद नहीं होता। और ये होती है ओरिजिनल जमहूरियत। जो लोगों के नुमाइंदे होते हैं वो लोगों की फिक्र करते हैं। अब दूसरी तरफ इसके साथ खबर सुने। रिपोर्ट पेश हुई है और ये झूठी रिपोर्ट है, लेकिन यही रिपोर्ट हम मान लेते हैं कि 2.5 करोड़ जो बच्चे हैं पाकिस्तान में वो स्कूलों से बाहर हैं। 2.5 करोड़। और जो पेरिस बना है पंजाब, जिसको शहबाज शरीफ ने पेरिस बनाया, पहले नवाज शरीफ ने बनाया, फिर वो कुकड़ी आया, कुकड़ी के बाद सब्दी माँ आ गई। 90 लाख बच्चा पहले नंबर पे पंजाब है, ये स्कूलों से बाहर है। ये 90 लाख बच्चा आगे चल के क्या गुल खिलाएगा, क्या करेगा, ये आप बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। दूसरे नंबर पे बलोचिस्तान है, तीसरे नंबर पे सिंध है, और KPK के इन्होंने जो है वो अदाद शुमार नहीं दिए। क्यों नहीं दिए ये नहीं पता, लेकिन 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूलों से बाहर है। लेकिन 10 अरब का जहाज भी आ सकता है, 20 अरब का जहाज भी आ सकता है, सब कुछ हो सकता है। 14 अरब अपनी पब्लिसिटी पे भी लग सकते हैं, लेकिन स्कूलों को हमने प्राइवेटाइज करना है, स्कूलों का हमने बेड़ागर करना है। अब टीचर्स को कहा जा रहा है कि वो गोल्डन शेक हैंड लें और घर जाएं, क्योंकि शऊर से पेट नहीं भरता। अगली खबर डॉक्टर आयशा सिद्दीका, बड़ी मशहूर मुसन्निफा है, इन्होंने मिलिट्री इंक लिखी थी, उसके बाद ये अमेरिका मुंतकिल हो गई, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है इनका दावा है कि जो अब जनरल आसिम मुनीर साहब करने जा रहे हैं तो जरदारी और नवाज शरीफ वो इमरान खान को भी भूल जाएंगे। इमरान खान से भी बुरा हाल इनका होगा जो आइन में तब्दीलियां की जा रही हैं और जो 28वीं तरमीम आ रही है। मुझे नहीं लगता, बहरहाल डॉक्टर आयशा सिद्दीका बहुत सीनियर हैं और बहुत सारी किताबों की मुसन्निफा हैं। उनका ये दावा है कि अब जो है वो इन पर आरा चलने वाला है। उसके बाद जो अगली खबर है, अब आपको एक चूरन मार्केट में नजर आएगा। कंवर दिलशाद साहब ने इसका इंकशाफ भी कर दिया है, और ये है बेरहमाना एहतसाब। जब भी कभी फौजी डिक्टेटर आए तो उन्होंने नारा लगाया एहतसाब का, और कौम खुश हो गई।
और तमाम जहान की जो बुराइयां हैं, जो करप्शन है, वो सियासतदानों के जिम्मे लगाई गई। इसमें कोई शक नहीं है कि सियासतदानों ने भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सारी बुराइयों की जड़ वो सियासतदानों को करार दिया गया। अब आने वाले दिनों में पॉपुलर होने के लिए, लोगों की हमायत हासिल करने के लिए, लोगों को चे फे और बे बनाने के लिए ये चूरन बेचा जाएगा कि बेरहमाना एहतसाब होगा, दौलत जो है वो निकाली जाएगी, दौलत उगलवाई जाएगी ताकि लोगों में पजीराई मिले। अयूब खान से लेकर जनरल आसिम मुनीर, बाजवा, सबका जो है वो मंशूर या सबका तरीकाकार या सबका जो चूरन था वो यही था। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि सहाफियों को बुलवाया गया है। ISI हेडक्वार्टर में सहाफियों को बुलवाया गया और उनको शटअप कॉल दी गई कि वो मेशत का जो मुकाबला है, कंपैरिजन है, वो इमरान खान के दौर से न किया करें और वो दहशतगर्दी पे बात न किया करें जो इतनी ज्यादा बढ़ गई है। और इसके अलावा वो सिर्फ PTI की अंदरूनी लड़ाइयों पे बात किया करें। वो बात किया करें कि अलीमा खान से PTI नाराज है, PTI से अलीमा खान नाराज हैं, PTI इमरान खान की बात नहीं मान रही। ये सीनियर सहाफियों को बुलाकर कहा गया है। इसका मतलब ये है दूसरे अल्फाज में कि जो है ना वो सहाफी चुप कर जाए। बहरहाल सहाफियों की अपनी मर्जी है, हमारे तो जो है ना वो बस में हुआ हम बोलते रहेंगे। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बिल्कुल आजाद और शफाफ इलेक्शन होंगे जिस तरह 8 फरवरी 2024 को हुए, क्योंकि इनकी निगरानी जो है वो पाक फौज करेगी। इसका ऐलान कर दिया गया है कि अब पहले से फॉर्म 45 सुनहद तैयार हैं, फॉर्म 47 वाला चक्कर नहीं होगा। जिन जिन उम्मीदवारों को जितवाना है बयाना पकड़ लिया गया है और PTI का कोई निशान नहीं है, PTI कोई पार्टी नहीं है, आजाद उम्मीदवार होंगे। तो ये इलेक्शन फौज की निगरानी में होंगे और उसी तरह साफ और शफाफ होंगे जिस तरह जो है वो 8 फरवरी 2024 को हुए थे। तो आप बिल्कुल जो है वो बेफिक्र रहें। IMF को यकीन दहानी कराई गई है कि ये जो बजट आ रहा है, जिसको असदुल्ला खान ने कहा है कि ये तारीख का खौफनाक तरीन बजट होगा, इस बजट में अवाम के पास जो कुछ बचा है वो भी ले लिया जाएगा, क्योंकि इसको तैयार कर रहे हैं इसहाक डार और IMF मिलके। उसमें जो पहली यकीन दहानी कराई है जो है ना हुकूमत ने IMF को कि हम बिजली भी मजीद महंगी करेंगे और हम गैस भी मजीद महंगी करेंगे। पहले गैस और बिजली की क्या सिचुएशन है वो आपके सामने है, लोड शेडिंग आपके सामने है, लेकिन ये जो है IMF को कहा गया है कि चूंकि आपका कर्जा वापस करना है, जो हमने आपसे कर्जा लिया और हम खा पी गए, जो अब पहुंच गया है 97,903 अरब, 97,903 अरब पे पहुंच गए, वो हम खा गए हैं। अब ये अवाम से पूरा किया जाएगा, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। ये इसहाक डार ने जो है वो यकीन दहानी कराई है। एक बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल है वीडियो और पूरी दुनिया में उसका चर्चा है, वो ये कि ट्रंप और उसकी टीम को बड़े जबरदस्त तहफ मिले चीन से। ये रवायत होती है कि अगर आप जाते हैं दूसरे मुल्क में तो वो मुल्क अपनी बसात के मुताबिक आपको तहफ देता है। तो ट्रंप की टीम थी, उनको काफी सारे तहफ दिए, लोगों ने भी दिए, कंपनियों ने भी दिए, कोई इलेक्ट्रिकल थे, कोई मैकेनिकल थे, गैजेट्स थे, तो वो उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। यानी चाइना से ये इतने डरते हैं कि इन्होंने कहा कि इसमें कोई चिप होगी, कोई आला होगा, ये हमें हैक कर लेंगे, हमें कब्ज करवा देंगे, हमारी पोटी बंद कर देंगे। बहरहाल इन्होंने सारे डस्टबिन में जो है ना वो तहफ फेंक दिए। इसका नतीजा ये निकला कि जो एयरफोर्स 1 है, अमेरिकी सदर का जहाज, वो अभी वहीं पे खड़ा था कि चीनियों ने वो जो रेड कारपेट था वो भी लपेट लिया और जितने इंतजाम थे वो भी खत्म कर दिए और सारे लोग वहां से चले गए। एयरफोर्स 1 वो खुद ही स्टार्ट होता रहा और खुद ही मोड़े काटता रहा। बहरहाल एयरपोर्ट पे कोई नहीं था। उन्होंने जवाब फौरन जो है वो अमेरिका को दे दिया। अमेरिकियों ने रद्दी की टोकरी में जो है वो डाले तहफ, तो चीनियों ने उनको ये रिस्पॉन्स दिया और बनता भी यही है। उसके बाद जो अगली खबर है, ये खबर सुने, 60 लाख बैरल जो तेल है वो पाकिस्तान अमेरिका से खरीद चुका है। 60 लाख बैरल,
कहां अमेरिका, कहां पाकिस्तान। ट्रंप को खुश करना है, उठाने हैं नखरे, किस्म ऐस, हमारा इक्तदार कायम रहे, सोटे जिंदाबाद, डांगा जिंदाबाद, इमरान खान की जेल जिंदाबाद, इमरान खान की आंख जिंदाबाद, हमें कोई कुछ न कहे। 60 लाख बैरल और अरबों रुपए इजाफी लगे खाली ट्रांसपोर्टेशन पे। कहां ईरान वो खुद ले रहे हैं, 15 रुपए लीटर ले रहे हैं, 30 रुपए लीटर ले रहे हैं, क्वेटा में, बलूचिस्तान में खुद ले रहे हैं। और पाकिस्तानी अवाम के लिए अमेरिका से और कितना अब तक आ चुका है, 60 लाख बैरल आ चुका है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला वाकया है कि अमेरिका से तेल आना और इधर अपने पड़ोस में यानी बलूचिस्तान में जोर से आवाज लगाए तो ईरान पहुंच जाती है, उधर से नहीं लेना। यहां पे अवाम को जो है अरबों रुपए का टीका लगाना है, क्योंकि वो इस फसायत की हमायत कर रहा है, वो टुच्चा और वो लुच्चा। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि 4 साल बाद, ये खबर सुने, 4 साल बाद इंडिया में 3 रुपए पेट्रोल में इजाफा हुआ है। 4 साल बाद, हर जुमे को नहीं। और ये जो 3 रुपए इजाफा हुआ है तो इस पे लोग जो है वो सरापे एहतजाज आएंगे, क्यों इंडिया ने तेल बढ़ाया है। और वहां पे एहतजाज हो रहा है, वहां पे जमहूरियत जाहिर है, वो हैं काफिर, हम कहते रहे, हालांकि गुंडे की हुकूमत है, एक इंतहा पसंद की हुकूमत है, लेकिन है तो जमहूरियत। 4 साल बाद 3 रुपए पेट्रोल में इजाफा हुआ है। इन लानतियों ने क्या किया, इन लानतियों ने 258 से उठाया, 415 पे पहुंचाया और 5 रुपए या 7 रुपए सस्ता कर दिया। और नवाज शरीफ की तस्वीर लगी हुई है कि 7 रुपए या 5 रुपए सस्ता हो गया है। बढ़ाते हैं 80 रुपया, बढ़ाते हैं 100 रुपया, सस्ता करते हैं 7 रुपया या 5 रुपया, ये लानती। और उन्होंने 4 साल बाद 3 रुपए जो है वो बढ़ाया है। बहरहाल आपको कुछ टिप्स देनी है कि आप पाकिस्तान में जो है वो किस तरह जो है ना वो रह सकते हैं, आप पाकिस्तान में किस तरह जो है वो सरवाइव कर सकते हैं, और ये पाकिस्तान आपका है भी सही या नहीं। जी इस वक्त, जी हां इस वक्त पाकिस्तानी जेलों में ऐसे सैकड़ों हजारों लोग कैद में हैं जो पैदाइश से सदियों पहले, अभी पैदा भी नहीं हुए थे, सदियों पहले बदनसीब साबित हो चुके थे। पहले तारीख के धुंधलके में उनके दादा, उनके दादा के दादा, फिर उनके दादा के दादा बेकस, मजबूर और लाचार पैदा हुए। फिर उनके बाप हारी, मुजारे, मुसल्ली, मरासी, तरखान, मोची और दर्जी की शक्ल लेकर पैदा हुए। सदियों से ये सिलसिला यहां तक पहुंचा और आखिर में इन लोगों ने जन्म लिया। मिस्त्रियों, किसानों, मजदूरों, मास्टरों और क्लर्कों ने, और फिर जिंदगी की चक्की में पिसते पिसते और निजाम की बदबूदार नाली में बहते बहते ये लोग जेलों में पहुंच गए। किसी न किसी तरीके से वो जेलों में पहुंच गए, जहां ये लोग अब 21वीं सदी से हजारों साल दूर गुलामों की तरह गैर इंसानी और गैर तहजीबी जिंदगी गुजार रहे हैं। यकीन कीजिए ये लोग इसलिए जेलों में बंद हैं कि इनके मुकदमों की पैरवी करने वाला कोई नहीं। दुनिया में कोई शख्स नहीं जो इनके लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सके, जो इनके लिए वकील की फीस भर सके, जो रीडर की मुट्ठी गर्म करके इनके लिए तारीख ले सके, और जो हरकारे को 100-500 रुपए देकर उनकी रोबकार जेल तक पहुंचा सके। रीडर को पैसे देने पड़ते हैं, सारा दिन रीडर पैसे लेता है जो जज का होता है, फिर शाम को वो जज के साथ बांटता है। लिहाजा ये लोग जेलों में पड़े किसी ऐसे सूरज का इंतजार कर रहे हैं जो उन पर आग की बजाय फूल बरसा सके, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मुझे यकीन है इनकी जिंदगी में कोई ऐसा दिन
कोई ऐसा सूरज तुलू नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके हाथों से कशकोल नहीं गिरेगा, उनकी जिंदगी की चक्की में पिसती सांसों को आजादी नसीब नहीं होगी, रिहाई नहीं मिलेगी, क्योंकि तकदीर की एफआईआर में उनके खिलाफ 3 जुर्म दर्ज हैं। 3 जुर्म तकदीर ने एफआईआर काटी उन पे। तकदीर ने पहला जुर्म क्या है? जुर्म नंबर 1, इन लोगों ने पाकिस्तान में जन्म लिया। ये पहला जुर्म है। यहां क्यों पैदा हुए? इटली में क्यों नहीं हुए? स्विट्जरलैंड में क्यों नहीं हुए? बर्तानिया में क्यों नहीं हुए? काफिर मुल्क में क्यों नहीं हुए? पहला जुर्म। जुर्म नंबर 2, ये मुंह में मिट्टी का चम्मच लेकर पैदा हुए। बिलावल की तरह नहीं, आसफा की तरह नहीं, मुख्यमंत्री की तरह नहीं, सोने का चमचा, मिट्टी का चमचा, दूसरा जुर्म। और जुर्म नंबर 3, यह सबसे बड़ा जुर्म है, उनको जब भी मौका मिला उन्होंने छोटा जुर्म किया। और यकीन कीजिए मुल्क के कानून में इन तीनों जुराइम की एक ही सजा है, और वो है कैद। पाकिस्तान में पैदा होना, गरीब पैदा होना, और फिर छोटा जुर्म करना, ये सबसे बड़े जुराइम हैं और इनकी कोई माफी नहीं है। इमरान खान की जुर्म का आज तक पता चला है कि इमरान खान का क्या जुर्म है? क्या किया इमरान खान ने? सारे केस अदालतों ने उड़ा दिए, फिर इन्होंने अदालतें उड़ा दी। इमरान ने कोई बड़ा डाका नहीं मारा, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, कोई बर्तानिया, स्पेन वगैरह में जायदादें नहीं बनाई। जी, ये बहुत ही नाहंजार लोग हैं। जरा देखिए ये लोग किन जुर्मों में पकड़े गए। मस्जिदों से जूते चोरी करते, तनूर वाले से रोटियां छीनते, खंभों से बल्ब उतारते, दरख्त काटते, पर्स छीनते, साइकिल उठाते, किराने की दुकान तोड़ते, मुर्गी भून कर खाते, जेब काटते और फाइल आगे पीछे करने का मुआवजा तलब करते। और बस लिहाजा आज ये लोग बरसों बल्कि दहाइयों से अंदर हैं। ये जुर्म है। और अंदर हैं। और इन लोगों में बाज ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उनकी जेबों से 15 ग्राम चरस या हेरोइन की एक पुड़ी बरामद हुई। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनसे फुटपाथ पर सोने या लेट कर किसी पब्लिक पार्क की घास खराब करने का जुर्म सरजद हुआ। पार्क में लेटे हुए थे, फुटपाथ पे लेटे हुए थे। जी, और मैं तो एक ऐसे शख्स से भी वाकिफ हूं जिसने इस जुर्म में 3 साल कैद भुगती कि उसके कुत्ते ने एक वकील साहब की कुटिया की तरफ मैली आंख से देखा था। उसके कुत्ते ने वकील की कुत्ती को घेरा। बड़ा कुत्ता वकील था। 3 साल कैद। ये हैं इन लोगों के जुर्म। ये लोग आज ही जेल की कैदी जमीन पर लेटकर आजाद आसमान की तरफ देखते हैं। जमीन पर लेटकर आजाद आसमान, और फिर इस आसमान से ये पूछते हैं क्या हम वाकई इसी जुर्म की सजा भुगत रहे हैं जो हमसे सरजद हुआ? आसमान उन्हें जवाब नहीं देता। आसमान भी ऐसे हकीर लोगों को जवाब नहीं दिया करते जो सिर्फ हुलिये और नए नकश से इंसान दिखाई देते हैं, जो इंसान न हो, सिर्फ इंसान नुमा हो, इंसानों जैसे लगते हो। हम इंसानों जैसे लगते हैं, बस लगते हैं। यानी मैं मालिक मकान से ऊंची आवाज में वालेकुम सलाम कहूं, वो कहता मकान खाली करो। मेरे बच्चे आपस में खेलें तो वो कहते मकान खाली करो, निकलो। इंसान नुमा, हम इंसान नुमा है ना। मेरे ये नक्श नैन आपको इंसानों की तरह नजर आते, लेकिन हम हैं तो नहीं। आप BHA में जाएं, आप बैरिया टाउन में जाएं, आप लूटस में जाएं,
آپ منسٹر انکلیو میں جائیں، قسم خدا کی وہ ہماری طرح کے انسان نہیں ہے، وہ اور طرح کے ہیں، ان کی جلد، ان کے بال، ان کی خوشبو وہ ہماری طرح نہیں ہے، وہ اور طرح کے ہیں۔ ہاں یہ نہیں پتہ لگتا کہ ہی ہیں کہ شی ہیں، ہاتھ مارنا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال ہم سے مختلف ہیں، ہم سے، ہم تو انسان نما ہیں، انسان نما، جی صرف انسان نما ہوں۔ ان کے اس سوال کا جواب میرے پاس ہے، دنیا کی کوئی قیدی زمین اور اس قیدی زمین پر تنا ہوا کوئی آزاد آسمان ان کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، صرف میں دے سکتا ہوں۔ ان لوگوں کا جرم بہت ہی سنگین ہے۔ ان لوگوں نے پاکستان میں رہ کر چھوٹے چھوٹے جرم کیے تھے۔ پہلی یہ بات یہ کہ پیدا کیوں ہوئے، دوسری کہ غریب کیوں پیدا ہوئے، اور سب سے بڑا جرم چھوٹے جرم کیوں کیے، چھوٹے جرم۔ ان لوگوں نے بھی اگر آپ دوزوں کے ٹھیکے میں 35 لاکھ ڈالر رشوت لی ہوتی، یہ کس نے لی تھی پتہ ہے؟ یہ نیول چیف تھا منصور الحق، اس نے آپ دوزوں کے ٹھیکے میں 33 لاکھ ڈالر رشوت لی تھی۔ ابھی چیک کر لیں اس کا کیا سٹیٹس ہے۔ امریکہ سے اس کو منگوایا گیا تھا، امریکہ نے گرفتار کیا تھا، 33 لاکھ ڈالرز۔ اگر ان لوگوں نے بھی 22,000 روپے تنخواہ میں 14 ظاہری اور 50-60 خفیہ پلاٹ خریدے ہوتے، تنخواہ 14,000، 60 پلاٹ۔ آج انکشاف ہوا ہے کہ 35,000 جو بیوروکریٹ ہیں، 35,000 ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، ڈیول 35,000 بیوروکریٹس کے پاس۔ یہ کام کرے نا، سودا مارے، ایک ہی دفعہ سودا مارے۔ کس طرح توڑا پاکستان، یعنی تھوک کا سودا کیا، سائن کر دیے دستاویزات پہ، تھوک کا سودا مارے۔ وہ 13 جرنیلوں کے بارے میں پڑھے دبئی لیکس میں، 12 ارب جنرل باجوہ کے پاس 6 مہینے میں آ گیا۔ کدھر پھر رہے ہیں آپ؟ IGI میں جنرل اسلم بیگ نے اور DG ISI اسد درانی نے بیگ تقسیم کیے IGI میں، پیسوں کے اسٹامپ پیپر دیا، بیان حلفی دیا سپریم کورٹ میں کہ دیے۔ یہ کام کرے نا، بڑا سودا مارے کوئی۔ جی اگر انہوں نے بھی آسٹن شہر کے پوش ایریے میں کروڑوں روپے کا گھر لیا ہوتا، اگر یہ بھی ملک سے بھاگ کر امریکہ چلے گئے ہوتے، اگر ان کا نام بھی موسٹ وانٹڈ پیپلز کی فہرست میں ہوتا، اگر یہ بھی امریکہ میں حکومت پاکستان کی اپیل پر گرفتار ہوتے، اگر یہ بھی FIA کی نگرانی میں واپس پاکستان آتے، اور یہ بھی وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کر فرار ہوتے، اور یہ بھی وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کر واپس آتے، اور یہ بھی مے فیئر میں سب سے مہنگا ایریا لندن کا وہاں پہ جائیداد خریدتے، یہ بھی باقر نجفی کو 50 روپے کا سٹامپ دیتے اور 4 سال کی ضمانت لے لیتے، یہ بھی حمزہ ککڑی کو اتوار والے دن ضمانت دے دیتے بیفور اریسٹ، اتوار والے دن۔ چیف جسٹس تھا بھٹی، اس نے اتوار والے دن حمزہ شہباز کو ضمانت دی تھی۔ جی تو آج، جی ہاں آج یہ سارے کلرک، یہ ماسٹر 2-2 ٹکے کے، یہ مزدور، یہ درخان اور یہ مستری بھی سہالہ ریسٹ ہاؤس میں ہوتے، ان کے کمروں میں AC ہوتے، ایک دن میں 60 بندے ملتے، کھابے سزوکیوں پہ آتے، ان کے گھروں سے نواز شریف کے آتے تھے، نواز شریف کی بیٹی کے پاس آئی فون تھا، جنرل فیض نے دیا تھا، اور اس نے نیب کو وٹے مارے تھے، نیب کے دفتر کو کاروں میں رکھ کر لائے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ نظام ہمارے باپ کا نوکر ہے، اس نظام میں اتنی سخت نہیں ہے۔ ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف نے باہر جانے کے لیے باجوہ کو لاکھوں نہیں کروڑوں دیے، یہ ہارون رشید صاحب کہتے ہیں۔ جی آج ان لوگوں کو بھی جن کے باپ موچی، مراسی، مسلی،
मज़ारे और हारी थे, और जिनके दादा के दादा और फिर जिनके दादा के भी दादा अपनी तकदीर की FIR में लाचारी, मजबूरी और बेकसी लिखवा कर आए थे, उन लोगों को भी मिनरल वाटर मिल रहा होता जेल में, मिनरल वाटर। हवालात में भी, जेल में भी उन्हें ब्लड प्रेशर की दवाएं, शेव का सामान, एयर कंडीशन, इस्त्री शुदा कपड़े, नरम मुलायम बिस्तर, गाउन, किताबें और अखबार मिल रहे होते। बड़ा डाका। और इनकी अहलिया भी अदालत से इन्हें एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर फराम करने की दरखास्त कर रही होती, और वो जरदारी की तरह जेल में बच्चे पैदा कर रहा होता। जेल में बच्चे, ब्लूटूथ से बच्चे। सुना पहले कितनी तरक्की, चीन बहुत पीछे है जी। बस ये लोग जो है वो नाहंजार और छोटे भी, कि ये इस मुल्क में रहकर भी कोई बड़ा जुर्म न कर सके। लाख लानत है तुम्हारी चोरी थे, चोरी करो पता चले, इज्जत बढ़े, पिंकी की तरह, अनमोल की तरह पता चले। जिस तरह वो चल के आई, वो शुक्र है उसने मास्क उतार दिया, वरना मेरे जो शाहीन जवान है मुल्क के, वो जेल तोड़ने जा रहे थे कि इसको निकालना है, वो तो मास्क उतार दिया उसने। वो थंबनेल पे तस्वीर भी लगी हुई है, वरना मास्क के साथ तो उसने साजी एक दफा तो। बहरहाल ये छोटे नाहंजार और नाबकार लोग पूछते हैं हमारा मुल्क कहां है, हमारी अदालतें, हमारे जज, हमारे वकील, हमारा कानून और हमारा इंसाफ कहां है। ये लोग पूछते हैं। दसो, ये लोग बेवकूफ और बुद्धू हैं, इन्हें अब तक मालूम नहीं हुआ उनका मुल्क तो अभी बना ही नहीं। उनका मुल्क तो नहीं बना, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुल्क है, उनका मुल्क तो नहीं बना ही नहीं। उनकी अदालतें तो अभी तख्लीक ही नहीं हुई। जुडिशियल एकेडमियों ने तो अभी वो जज नहीं बनाए जिनके माथे पर लिखा हो ओनली फॉर नथु खैरा। जजों के माथे पर लिखा हो कि ये सिर्फ नथु खैरे की केस सुनेंगे। अभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों ने भी वो वकील इजाद नहीं किए जो गुर्बत, बेकसी और बेचारगी का केस लड़े। अभी वो कानून, वो दस्तूर और वो ताजीर भी मुरतब नहीं हुई जो इन खबरों और इन खैरुओं और नथुओं को जिंदगी के कटहरे से बाइज्जत बरी करा सके। खुदा की कसम, इस कानून को कानून कहते हुए दिल 100 बार सहम जाता है। जो बड़ों को सजा भी पिकनिक की तरह देता है कि पिकनिक मनाओ, बच्चे पैदा करो, अदाकारा नूर से दिल बहलाओ, कैचअप गाल फरदाना राजे की जुल्फों से खेलो, और इस इंसाफ को इंसाफ कहते हुए आंखों से खून टपकता है जिसके कानों में गुर्बत की सिसकियां नहीं पहुंचती, और इस अदल को अदल कहते हुए दिल दुखता है जिसके पास ताकतवरों के लिए तो हजारों दरवाजे हों लेकिन कमजोरों के लिए, जी हां, बेबस, मजबूर और लाचार लोगों के लिए लाखों करोड़ों दीवारें। खुदा की कसम, इस मुल्क को बेइंसाफी खा जाएगी। पहले भी बंगालियों के साथ बेइंसाफी हुई थी ना, नहीं खा के जाता मुल्क। जो बाकी बचा है इसको भी बेइंसाफी खा जाएगी। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।